प्यारे विद्यार्थियों, बिहार में इलेक्शन का दौर चल रहा है और इसी बीच में बिहार एसएससी ने देखिए कि एक वैकेंसी रिलीज की है जो स्नातक स्तरीय है। और जाहिर सी बात है इस दौरान वैकेंसी का भरमार होना ही है। चूंकि इलेक्शन है तो नेताओं का इन आयोगों पर पूरा दबाव रहता है कि भाई साहब खूब भर भर के वैकेंसी दीजिए, लोगों को दिखाइए कि इतना वैकेंसी उतना वैकेंसी आया। मार्च 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा और पता नहीं फिर यह कब तक इसका एग्ज़ाम होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी वैकेंसी जब आ गई है तो हमें छोड़ना नहीं है इस वैकेंसी को। समय आ रहा है फॉर्म को भरने का। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बिहार एसएससी के द्वारा CGL के पोस्ट पर यहाँ जरा देखिएगा कि वैकेंसी को रिलीज किया गया है, जिसको भरने के लिए जो डेट बताई गई है वह 18/8 से शुरू होने वाला है। कब से? 18 अगस्त से शुरू होगा और 17/9 तक जाकर यह समाप्त होगा। इस बीच आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म को भरने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को जान लेना बेहद आवश्यक होता है। तो मैं रजनीश पाठक भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस प्लेटफॉर्म पर आपको उन तमाम जानकारियों को दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए और वीडियो से जानकारी मिले तो शेयर जरूर करते जाइएगा। तो चलिए, और ख़ास कर ये वीडियो उनके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो एकदम नया फ्रेशर हैं और नए तैयारी में लगे हुए हैं, जो एसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। उनके लिए ज़्यादातर खासकर यह फ़ायदेमंद है, इसलिए क्योंकि सिलेबस की चर्चा भी इसमें हम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, किन किन कागजात को आप रखेंगे ताकि फॉर्म को भरने में आपको फॉर्म को भरने में सहूलियत होगी और आने वाले समय में भी आपको उससे सहूलियत मिलेगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हम एकदम टर्म बाय टर्म बताते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ आप देख सकते हैं, आपको बता दिया गया है डेट कि कब से कब तक फॉर्म को भरना है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे पदों पर यह वैकेंसी है। यहाँ पर सहायता प्रशाखा पदाधिकारी, सहायता प्रशाखा पदाधिकारी के पोस्ट पर है, योजना सहायक के पोस्ट पर है, कनीय सांख्यिकी सहायक के पोस्ट पर है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर है, अंकेक्षक के पोस्ट पर है, सहायक अंकेक्षक के पोस्ट पर है। देखिए यहाँ पर और भी इन सभी पोस्टों पर आपको वैकेंसी देखने को मिला है इस बार। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इनके लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए जरा उस पर हम बात कर लेते हैं। तो अगर इस पोस्ट पर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपकी योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, आप किसी भी सेक्टर में यदि स्नातक हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर ये योजना सहायक वाले पे अगर बात करें तो ये भी इसी के समकक्ष है कि आपको स्नातक होना जरूरी है। कनीय सांख्यिकी सहायक के है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी क्षेत्र में स्नातक में उत्तीर्ण होना आपका जरूरी है। यानी इसमें केवल किसी भी सब्जेक्ट से आप हो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की प्रतिबद्धता दी गई है कि आप इन्हीं सब्जेक्ट से हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपकी योग्यता इसके अंतर्गत आती है कि नहीं आती है। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, इसका बहुत ही शायद एक ही पोस्ट पे दिया गया है इसकी वैकेंसी, जिसमें PGDCA की ज़रूरत है आपको। और PGDCA BCA BSc किया, BSc आप IT से किए हैं तो आपके लिए यह, आप इसके लिए योग्य हैं। लेकिन इसके अंदर बात को देख लीजिएगा, यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA आपने किया हो, या फिर यानी ग्रेजुएट तो आप होना ही चाहिए, PGDCA का भी होना आपके पास जरूरी है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वैसे मात्र एक ही पोस्ट है और आपको कितने पोस्ट की ज़रूरत है? एक ही पोस्ट की ज़रूरत है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं आराम से। अंकेक्षक के लिए अगर आया है तो यहाँ पर आप वाणिज्य में यानी आप कॉमर्स से होंगे तब भी चलेगा, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक सब्जेक्ट से यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान सा ये आपके लिए रहने वाला है फॉर्म भरना। यहाँ देखिए, उसके बाद अंकेक्षक जो सहायक होते हैं उनके लिए आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक हैं, गणित के साथ हैं, चाहे कॉमर्स से किए हैं, तो आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो रही आपकी योग्यता। अब आगे देखते हैं कि यह किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसियाँ दी गई हैं। तो आपको यहाँ बताया गया पद का नाम दिया गया है यहाँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए। अगर देखें तो कुल 1064 पोस्ट है। इसी तरीके से क्रमवार आपको चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट के लिए कितना है, यहाँ पर बाकी पोस्टों के लिए कितना है, ये आप देख सकते हैं। हम बोल के आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। कुल मिलाकर जितनी बात की जाए तो 1481 पोस्ट है, 1481 रिक्तियाँ हैं जिस पर वैकेंसी को लाई गई है।
तो दोस्तों वैकेंसी कोई कम नहीं है इसने ग्रेजुएट लेवल पर, तो इसको आप देख लेंगे। आगे देखते हैं आपकी उम्र सीमा, क्या आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए और किस डेट से आप अपना उम्र कैलकुलेट करेंगे ताकि आपको पता चले कि आप योग्य हैं कि नहीं है। उम्र सीमा में बता रहा है यहाँ पर कि अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर होगी, यानी 1/8/2025 को आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र के लिए यहाँ पर बता दिया गया है आपको कि किस उम्र में आप रहेंगे तो कर सकते हैं। तो न्यूनतम उम्र आपको 21 वर्ष का होना जरूरी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। किस तारीख तक? 1/8/2025 तक। और उसके बाद इस डेट तक आपकी उम्र की जो अधिकतम सीमा है उसके लिए भी बताई गई है कि अनारक्षित जो है, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनके पुरुषों के लिए, मेल के लिए 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, ठीक है। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 वर्ष की दी गई है। बाकी अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट जो है वह आपको कोटिवार चीज़ों में दिव्यांग लोगों को दिया जाता है। चलिए, अब इसके बाद आयोग के द्वारा जो भी आपको बताई गई है, यहाँ पर कहा गया है कि आप जन्म तिथि का जो भी डेट ऑफ बर्थ उसमें डालेंगे, उसकी एक कॉपी आपको रखनी है, यानी आप इस चीज़ को प्रूफ कर सके कि हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है जितना हमने फॉर्म में डाला है, उसके लिए आपके पास कागज होने चाहिए, है ना। चलिए, ये सब चीज़ें वो बातें बताई गई हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन में कि कब से कौन सा नियम, किस कानून, किस तहत के तहत आपका ये माना जाएगा, वो माना जाएगा। जिसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई फॉर्म में गलत होता है तो आप किस आधार पर कोई ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। अब यहाँ परीक्षा की प्रकृति क्या रहेगी, यानी किस तरह से आप एग्जाम देंगे, कॉपी पर लिख के देंगे कि OMR शीट पर भर के देंगे कि ऑनलाइन देंगे, वो सब है, ठीक है। तो परीक्षा की प्रकृति वैसे ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे आप। देखिए, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका रहेगा, कहता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 लोगों का जब फॉर्म भरा जाएगा, तब आवेदन जब प्राप्त हो जाएंगे कम से कम 40,000 लोगों का, तब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कहता है कि जितना परीक्षा देगा बच्चा, उसका मतलब जो बच्चा परीक्षा दे रहा होगा, है ना, तो जितना सीट है उसका 5 गुना बच्चा को प्रीलिम्स में ले लिया जाएगा। ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को, मानी जो बच्चा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, किसी बच्चा को 150 नंबर में 120 आया, फिर एक और बच्चा है जिसको 120 आ गया, तो किसको हम ऊपर की कैटेगरी में रखें, तब उस समय उसके नाम के हिसाब से देखा जाएगा। तो वही सब चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपके परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा आपके परीक्षा का, जो सामान्यतः लगभग सभी एग्जाम में आपको बिहार SSC में देखने को मिलता है। समान अध्ययन, है ना, जनरल नॉलेज आपको जानकारी होना चाहिए, सामान्य विज्ञान और गणित में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए है, और मानसिक क्षमता यानी आप रीजनिंग में कितने जानकार हैं, वो सब, ये सब चीज़ें सिलेबस में आपको दी गई हैं। अब रही बात आपको किस नंबर के लिए कितने नंबर दिए जाएंगे, किस क्वेश्चन के लिए, तो कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, जिसमें सभी सही उत्तर पर आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आपने एक गलत किया तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। इसका मतलब है निगेटिव मार्किंग भी है। समय आपको 2 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए, और बहुत ही सुनहरा मौका है, इलेक्शन का टाइम है, तो नेता भी प्रतिबद्ध है, क्योंकि बच्चों के सामने उन्होंने कमिटमेंट कर रखा है कि हमको वैकेंसी देना है, तो वो लोग भी चाहते हैं कि वैकेंसी जो रिलीज हुई है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि लोगों को भरोसा हो कि हाँ इन्होंने जो कहा है वो पूरा करेंगे। तो खैर, नेताओं के जुमलों से परेशान होना नहीं है, वो जुमले भी फेंकते रहते हैं, लेकिन ये समय उनका जुमला का नहीं है ना, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ काम करेंगी, सभी बातें जुमले ही नहीं होते हैं, है ना। तो अपनी तैयारी बनाए रखनी है। चलिए आगे, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप नोटिस करिएगा, एग्जाम देते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा। कहता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों होगा, लेकिन कहता है कि अगर हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई डिफरेंस आपको लगता है, कोई प्रश्न ऐसा लगता है कि हिंदी में गलत लिखा गया है, अंग्रेजी में कुछ और कहना चाहता है, अंग्रेजी का सेंस कुछ और है, तो उस स्थिति में अंग्रेजी का प्रश्न ही मान्य होगा। तो आप हिंदी का तो क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश का भी देख के तब जब आपको बनाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन अपना करेंगे।
तो मुख्यतः यहाँ पर अगर देखें तो सिलेबस यहाँ से बताई गई है आपकी। अब सिलेबस पर पूरा का पूरा सिलेबस पर डीपली देख लेते हैं। सिलेबस में कहता है कि समान अध्ययन आपका, तो समान अध्ययन में आप उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे जैसे समसामयिक विषय पर ध्यान रखेंगे अपने, जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तकलिपि, राजधानी, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी देश में घट रही हैं उन पर ध्यान रखना है। फिर भारत और उसके पड़ोसी देश, आपका देश है और इसके अगल बगल जितने देश हैं उन देशों में हो रहे महत्वपूर्ण घटनाओं पर भी ध्यान आपको रखना होगा। जैसे पड़ोसी देश का इतिहास क्या रहा है, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, ये जितने भी टॉपिक यहाँ दिए गए हैं ये सारे के सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कम से कम इन टॉपिक पर इतनी पकड़ तो बना ही लेनी है कि परीक्षा में आए तो वो ना छूटे। अब है यहाँ पर सामान्य विज्ञान एवं गणित। अब दोस्तों जब आप सामान्य विज्ञान या फिर ये प्रारंभिक परीक्षा में जब समान अध्ययन के जनरल नॉलेज की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर बड़ा मैटर करता है। तो दोस्तों कुंदन सर के द्वारा प्रतिदिन करंट अफेयर का सेशन कराया जाता है, बहुत ही दमदार क्वेश्चन होते हैं उसमें। आप अगर एक बार उस सेशन को कर लेते हैं तो हम गारंटी कहते हैं कि आप दोबारा उस सेशन को करना चाहिएगा, दोबारा देखना चाहिएगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट भरा भरा रहता है ना, प्रतिदिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो गणित में सामान्य विज्ञान और गणित में जब आइएगा तो गणित में बिहार का बच्चा सब गणित में एकदम, मतलब इस बिहार की धारा का जो धुरंधर है ना आप लोग, इस धारा के धुरंधर गणित में बहुत तेज होते हैं, कहीं हो ना हो गणित उनका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों गणित तो आपको तैयारी बहुत कम ही करनी पड़ेगी, फिर भी समय बचाने के लिए बड़ा ट्रिकी सीखना पड़ता है। तो आप हमारे साथ जुड़ के गणित का भी सेशन कर सकते हैं, है ना, पूरे सिलेबस की तैयारी आप अच्छे से यहाँ से देख देख के कर सकते हैं। चलिए अब है यहाँ पर कि सामान्य विज्ञान एवं गणित की चर्चा हो रही है। इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के जितने भी प्रश्न होते हैं वही सब की जानकारी आपको दी जाती है। सामान्य विज्ञान में आप भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भूगोल को पढ़ते हैं, ठीक है। गणित में आप आइएगा तो संख्या पत्ती जो नंबर सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा, फिर दशमलव और फ्रैक्शन से आधारित जो भी सवाल आते हैं, संख्याओं के बीच क्या परस्पर संबंध रहता है, मूल गणितीय यानी बहुत आसान सा है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यही सब चीज़ें आपको पढ़नी बेसिकली रहती हैं, बहुत ही इजी चैप्टर्स होते हैं भैया। मानसिक क्षमता में आप आइएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानसिक क्षमता जब रीजनिंग का देखिएगा तो रीजनिंग के अंदर सादृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, तो ये सब टॉपिक यहाँ पर जो दिख रहा है यही सब टॉपिक मेरे भाई आपको देखने को मिलता है। तो ये तरह जब आप इसके बाद जब प्रीलिम्स आप क्लियर कर लेंगे तब आप मेंस के एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो मेंस की एग्जाम में आपके दो पेपर होंगे। एक पेपर आपके सब्जेक्ट हिंदी का होगा जिसमें कम से कम आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा। कितना परसेंट नंबर? 30% नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप 30% नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपका जो मेंस का पेपर आप लिखे हैं वो चेक नहीं किया जाएगा, है ना। तो दूसरा पत्र मूल्यांकन जो किया जाएगा वो आपका चेक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा इसमें। और दूसरे पेपर का क्या है, वही सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है, लेवल बढ़ जाता है, लेवल क्या हो जाता है, उठ जाता है ना, पूछने का सवाल का औसत बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम 40 नंबर भाई, यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा में लड़ना है, कम से कम का बात ही नहीं है। तो क्या देखा जाए, अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको फ़ी कितना लगेगा। आप कितना फ़ी लगाएंगे तो आप फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। तो आप यदि सामान्य वर्ग से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं और पुरुष हैं तो भैया 540 रुपया दीजिए तो फॉर्म भरिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, अब बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो 135 रुपया में काम चले जाएगा। किसी भी श्रेणी के दिव्यांग हैं तो 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी की महिलाएं हैं उनको भी, वो सिर्फ बिहार के निवासी हैं तभी उनको कितना लगेगा, 135। और बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणी, सभी अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया का लगेगा। खुशी की बात यह है कि इस बार बिहार सरकार ने अपने हर इस एग्ज़ाम में मात्र और मात्र 10% का रखा है कि 10% ही बाहरी लोग फॉर्म को भर सकते हैं, उससे ज़्यादा फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो गनीमत है मेरे भाई, अच्छी बात है कि बिहार के बच्चों को ज़्यादातर मौका मिलेगा। रिजर्वेशन के बारे में ये सब लिस्टिंग दी गई है कि क्या क्या आपको कागज़ रखना होगा अपने रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में दिया गया है ना। तो बढ़ जाते हैं आगे, और आगे जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश जो दिया गया ना, ये महत्वपूर्ण निर्देश, इसमें चीज़ों को जान और समझ लेना बहुत जरूरी है। देखिए कहता है कि किसी अभ्यर्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, है ना। आयोग निर्धारित करेगा कि आप पात्र हैं कि नहीं। जो
मात्र प्रवेश पत्र के आधार पर निर्गत होने से अभ्यर्थित्व का दावा संतुष्ट नहीं करता। अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया तो जरूरी नहीं कि आप एग्जाम दे पाइएगा, और भी कागजात आपके पास होने चाहिए। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन को समर्पित करने के क्रम में अंग्रेजी और हिंदी का हस्ताक्षर जरूर स्कैन करेंगे, वो अपलोड करेंगे। इंटरनेट और बैंकिंग व्यवधाय के लिए आवेदन जो हुई आयोग है वह उत्तरदायी नहीं होगा, है ना। आप अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, शुरू में ही फॉर्म को भर लें। इनके कहने का मतलब ये ट्रांजैक्शन फंस गया, रुपया इन्होंने चला गया तो मिलेगा नहीं मिलेगा इसका गारंटी नहीं लेता है। फिर कहता है कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र को सबमिट करने से पूर्व अच्छे से पढ़ लीजिए। वही सब चीज़ें हैं जो आपको समझाई बताई गई हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आप आगे आइएगा तो भिन्न भिन्न चीज़ें दी गई हैं। आवेदन की अंतिम तिथि बताई गई है बाबू यहाँ पर कि आवेदन प्रारंभ 18 से होगा और ख़त्म 17 को होगा। कब होगा? यहाँ 18 से शुरू होगा, 17 को ख़त्म होगा, 19 तक आप ऑनलाइन पैसा को डाल सकते हैं। ये सब मुख्य कागजात हैं जो आप फॉर्म को जब भरिएगा तो आपकी योग्यता के अनुसार मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र आपके पास होना बेहद जरूरी है। स्नातक से संबंधित सभी कागज मूल प्रमाण पत्र सहित जिन्होंने मूल प्रमाण पत्र अभी तक नहीं निकाला है मेरे भाई आप मूल प्रमाण पत्र निकाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है। PGDCA और ये जिनको लगाना है वो भी मूल प्रमाण पत्र के साथ रखेंगे। अस्थायी निवासी अपना आवासीय अगर रखेंगे, जाति रखेंगे। अगर आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं तो उनका भी रखेंगे। दिव्यांगता के संबंधित अपने रखेंगे। बाकी सब जो भी आपके कागजात हैं उन सारे कागजात को रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आपके सामने ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा ये नोटिफिकेशन दिया गया। बहुत सुनहरा मौका है, तो लगाइए दम, दिखाइए बिहारियों का ताकत और इस धरा के जो आप धुरंधर हैं अपनी धुरंधरगिरी दिखाइए। तो मिलते हैं इसी तरीके से रोचक और दूसरी जानकारी के साथ। वंदे मातरम।